हेलो बच्चों, समय थ्योरी में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उसे हल करेंगे। बच्चों, ये मॉडल पेपर यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे मिल जाएगा और उस पर आप लोग हर एक विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, चलते हैं मैथ के इस मॉडल पेपर को हल करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे खंड अ में उसी प्रकार से बहुकल्पी 20 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। बच्चों देखो, यहाँ पे एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। कैसा होता है बच्चों? जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है कि शांत होता है, या फिर उपर्युक्त दोनों यानी शांत अशांत दोनों होते हैं, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, याद रखना है कि अगर परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव प्रसार अगर करेंगे तो वो शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है, यानी उपर्युक्त दोनों वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कैसा होता है बच्चों? यानी शून्येतर परिमेय संख्या जो शून्य न हो, शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या अगर गुणा करेंगे बच्चों तो वो गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया है सदैव अपरिमेय संख्या, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। दूसरा दिया है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय या अपरिमेय संख्या, और चौथा एक। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है जो सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा। तो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y = 12 है। तो यहाँ बच्चों ये कह रहा है कि इसके प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दोनों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पहला समीकरण दिया है x = 0, समीकरण नंबर 1, और 2x + 3y = 12, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों, यहाँ पे पहले वाले समीकरण में x = 0 दिया ही है, तो x का मान हम लिख देते हैं x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों, यहाँ पे 0 रखते हैं, 2 × 0 और +3y = 12, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा बच्चों, छोड़ देते हैं इसको, 0 हो जाएगा, 3y बचेगा और बराबर यहाँ पे 12। ये 3 चौके 12 कट जाएगा, y बराबर यहाँ पे हो गया 4। तो बच्चों, यहाँ पे अतः करके प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु ये x, y से हम बनाएंगे, क्या बनेगा? x का मान क्या लिए थे बच्चों? 0 यहाँ पे लिए हैं x का मान, और y का मान 4 आया है, तो ये यहाँ पे 0,4। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा है बच्चों? इसमें 0,4 दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। तो चौथा सवाल है बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, HCF यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर है ये कि सबसे बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक, तो ये HCF निकालेंगे। लेकिन इसमें दो संख्या दिया है 70 और 125, और इसको विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 आ रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले इस सवाल में हम लोग करेंगे कि ये जो 70 और 125 संख्या है, इसके शेषफल जो दिए हैं 5 और 8, इनको इसमें हम घटा लेते हैं। तो ये 65 और ये हो जाएगा बच्चों 117। तो इन दोनों संख्याओं का घटाने पे जो आया है संख्या, इनका हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 65 का गुणनखंड हो जाएगा 13 × 5 = 65, यानी 5 × 13 कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चों इसका ये 13 × 9 = 117, अर्थात 9 × 13 कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर और गुणते 13। तो बच्चों, यहाँ पर ये देखना है कि HCF क्या होगा। तो HCF का मतलब है कि दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे 13 दोनों में मिल रहा है बच्चों, तो दोनों में 13 है अगर, तो यहाँ पे ये 13 हमारा HCF हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है बच्चों? आंसर यहाँ पे ये पहला नंबर है। ठीक है ना। तो अगला सवाल है 5वां नंबर, समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो बच्चों, इसमें दो समीकरण दिया हुआ है और इसमें a का मान पूछा है, अगर कंडीशन कह रहा है कि कोई भी हल नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन है बच्चों, 5वें सवाल में 2x + ay = 1 है, और दूसरा है बच्चों यहाँ पर 3x - 5y = 7। तो बच्चों, यहाँ पे कोई हल न होने के लिए
यदि कोई हल नहीं है तब इसके लिए कंडीशन होता है बच्चों A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो बच्चों इसमें हम रखेंगे मान। तो बच्चों इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस समीकरण में x का जो गुणांक है 2 है, तो ये A1 हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा, ये बच्चों B1 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों इस वाले से यहाँ पे A2, ये B2 और ये C2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो व्यापक समीकरण होता है AX प्लस BY और प्लस C इक्वल टू 0। तो इसको हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे A1 का मान रख देते हैं 2 है, अब बटे में यहाँ पे A2 3 है, बराबर यहाँ पे देखो बच्चों B1 A और B2 क्या है -5, तो A/-5 और नॉट इक्वल यहाँ पे C1 C2 रखेंगे। तो C1 यहाँ बच्चों यहाँ बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो -1 और यहाँ पे C2 -7 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल 0 करते हैं यहाँ पे अचर राशि बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे ये -1/-7। तो बच्चों यहाँ पे ये नॉट इक्वल है, तो हम इसको लेकर हल करेंगे अतः करके। अतः यहाँ पे 2/3 और बराबर A/-5। तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे -10 हो जाएगा तिर्यक गुणा, और इसको ऐसे ही रखेंगे तो 5 का हम तिर्यक गुणा कर देते हैं A बराबर -10/3। तो यहाँ पे ये A का मान -10/3। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? तीसरा, -10/3, तीसरा नंबर ये सही है बच्चों। बच्चों अगला सवाल है 6वां नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है 6वें नंबर में, 2x² - 4x + 3 = 0। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इस कथन पे देखते हैं। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है A नंबर, दिए गए समीकरण का विविधीकरण 0 से कम है। तो विविधीकरण क्या होता है बच्चों, इसको पहले निकाल लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा। तो विविधीकरण का सूत्र होता है D = B² - 4AC। तो बच्चों इसमें मान रखने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो बच्चों यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, ये a है, और x का गुणांक क्या है, b है, तो ये b हो गया, ये c हो गया हमारा। अब यहाँ पे b का मान क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर देते हैं। -4 गुणते a का मान क्या है 2 और c का मान 3 है, तो 2 गुणते यहाँ 3 कर देते हैं। तो बराबर ये 16 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और यहाँ पे ये -4 दूनी 8 3 24। तो बच्चों ये -8 आ जाएगा, ये घटा देंगे, माइनस बड़ा है तो -8 हो जाएगा। यहाँ बच्चों ये d का जो मान आया है ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक। तो जब बच्चों ये ऋणात्मक है तो यहाँ पर ये <0 है, क्योंकि माइनस जो संख्या होता है वो <0 से छोटा होता है। तो ये <0 है, 0 से छोटा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सा कथन कह रहा है। तो ये दिए गए समीकरण का विविधीकरण 0 से कम है। तो 0 से कम है, 0 से छोटा है बच्चों। तो पहला ऑप्शन, पहला ये हमारा सही कथन है। और दूसरा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो बच्चों जब यहाँ पे ये ऋणात्मक होता है, 0 से छोटा होता है, तो इसका जो मूल का लक्षण होता है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक, अर्थात जो वास्तविक न हो। तो ये काल्पनिक है बच्चों। तो इसमें ये दूसरे में यही कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये भी सही कह रहा है क्योंकि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है ये। इसके बाद कह रहा है समीकरण का विविधीकरण 0 है, तो 0 तो नहीं है, ये गलत है। और समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो वास्तविक नहीं है, ये भी गलत है। तो ए और बी वाला हमारा राइट दिख रहा है। तो इसमें ये देखना है कि 4 ऑप्शन जो दिया है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में ध्यान दो कि इसमें पहले में ए और बी को सही कह रहा है, तो ए बी वाला सही है हमारा, यही राइट ऑप्शन है इसमें। तो बच्चों 7वां नंबर सवाल है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए कोष्टक में है 0,3 और ओ वाला दिया है 0,3। तो बच्चों यहाँ पे 0,3 दोनों का यहाँ पे शीर्ष नहीं हो सकता है, यहाँ पे कुछ गलत दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बी वाला दिया है 5,0। तो इसका विकर्ण निकालना है बच्चों।
तो चलो निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा भी। यहाँ पे ये 7वां नंबर एक आयत कह रहा है बच्चों, आयत बना लेते हैं पहले। और आयत में ए ओ बी सी कह रहा है। तो बच्चों इसमें ए वाले का दिया है निर्देशांक 0,3 और ओ वाले का भी 0,3 कह रहा है ये। और यहाँ पे 5,3 5,0 कह रहा है बच्चों, और सी वाले का नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें विकर्ण हमें निकालना, तो विकर्ण तो ए और बी को मिलाने से मिल जाएगा बच्चों। तो ए बिंदु का निर्देशांक दिया है, बी का दिया है, तो ये बीच की दूरी हो गया विकर्ण। तो अब ये इस विकर्ण का हम बीच की दूरी के सूत्र से निकाल लेते हैं। तो ए बी का हम विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण की लंबाई निकालते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे इसमें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ए बी का निर्देशांक क्या है, 0,3 है ए का, और इसका 5,0 है, 5,0। तो इसी में x1 y1 और ये x2 y2 मानेंगे बच्चों, और यहाँ से मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा x2 का मान कितना है 5 और ये x1 0, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे y2 0 है और ये 3 है, तो यहाँ पे 0 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों ये 5, क्योंकि 0 घटाएंगे तो 5 ही रहेगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों ये 25 हो जाएगा और प्लस ये 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो यहाँ पे 25 9 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा करड़ी में 34। तो करड़ी में 34 मात्रक यहाँ पे हमारा आंसर, ये विकर्ण की लंबाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है बच्चों, इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों इसमें अगला सवाल देखते हैं 8वां नंबर। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है ये 8वें नंबर में, और ये समीकरण है x² + kx - 5/4 = 0, और इसका एक मूल दिया है, एक मूल ये कितना दिया है बच्चों 1/2 है। तब जब मूल यहाँ बच्चों 1/2 है तो x का मान यहाँ पर 1/2 हम रख देंगे इस समीकरण में। तो x बराबर 1/2 रखने पर तो रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पे x² + kx - 5/4 = 0 लिख के यहाँ रखते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस के गुणते 1/2 - 5/4 अब बराबर 0। तो यहाँ बच्चों 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और प्लस यहाँ पे k/2 हो जाएगा -5/4 ये है बराबर 0। इसको हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम k/2 को यहीं रखते हैं और ये दोनों पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर ये 5/4 और -1/4 हो जाएगा। पक्षांतर कर लिए, दोनों का चिन्ह बदल गया। अब यहाँ पे k/2 और ये लघुत्तम 4 लेंगे बच्चों, 4 लेंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि लघुत्तम यहाँ पे दोनों में 4 है। तो यहाँ 5 में से 4 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा, 4 हो जाएगा। 4 1 9 4 काट देते हैं तो k बराबर 2 का 3 गुणा तो 2 1 9 2, तो k का मान 2 हो गया। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला, ये 2 आंसर हमारा सही है। तो बच्चों अगला सवाल है 9 नंबर। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं बच्चों। इसके लिए पहले हम लोग एक नियम समझेंगे। तो अगर 2 त्रिभुज हैं बच्चों, त्रिभुज ABC ले लेते हैं और त्रिभुज हम ले लेते हैं DEF, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज तब समरूप होगा बच्चों जब कोण A, ये कोण A और इसका संगत कोण बच्चों D है, तो ये बराबर कोण D हो। अब कोण B बच्चों, इसका संगत यहाँ पे E वाला है, तो ये B के संगत E वाला बराबर हो। बच्चों यहाँ पे C वाले का संगत F वाला है, तो यहाँ बच्चों ये C के बराबर F हो। तथा बच्चों यहाँ पे भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, संगत भुजाएं बच्चों। तो यहाँ पे AB/DE, AB/DE ये भुजा का अनुपात, और यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे इस भुजा का संगत ये है, तो ये BC/EF और बराबर
बच्चों यहाँ पे AC का संगत ये है, तो ये वाला इसका संगत, तो AC बटे DF। तो बच्चों जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात समानुपाती होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो, अगर समरूप है तो ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना, यानी संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें कह रहा है पहला, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, तो ये तो सही कह रहा है बच्चों। दूसरा देखते हैं, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो, तो ये भी सही है बच्चों। और तीसरा कह रहा है उपयुक्त दोनों, तो दोनों तो सही ही है। तो यह मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सही हैं, तो तीसरा हमारा ऑप्शन सही है बच्चों। 10 नंबर वाले सवाल में, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 10 नंबर में एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, लेकिन समकोण वाला कौन है, C वाला। इसको B कर देते हैं। AC 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर AC दिया है, और BC दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे C से जाने वाली माध्यिका, बिंदु C है ये, और यहाँ इससे जाने वाली माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिले, तो ये माध्यिका है। तो बच्चों इसमें एक नियम होता है कि अगर समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से माध्यिका डालते हैं सामने वाले भुजा पे, तो वो कर्ण का आधा होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर हम इसे निकालें कैसे। यहाँ पर कर्ण का ये आधा है, तो जो माध्यिका है बच्चों, माध्यिका CD की लंबाई निकालना है अगर, तो ये कर्ण की आधी होती है, यानी कर्ण कौन है, AB है बच्चों, और इसका ये आधा होता है। तो हमें पहले AB कर्ण निकालने के लिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगाना होगा, यानी समकोण त्रिभुज ACB से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर, लंब क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, और आधार क्या है बच्चों, यहाँ पे BC वाला तो 4 है, 4 का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर ये 9 हो जाएगा स्क्वायर, ये 16। तो यहाँ पे बच्चों AB का स्क्वायर बराबर ये 25, तो AB बराबर क्या होगा बच्चों, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे AB 5 आ गया, तब हम निकालेंगे CD यानी माध्यिका। तो AB बटे 2 में रख देंगे, AB का मान 5 है बटे 2, तो ये भाग देंगे बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर आएगा आंसर हमारा। तो ये माध्यिका की लंबाई कितना है, 2.5, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों 11 नंबर सवाल है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसको लगा के देखते हैं किस प्रकार से होगा। 11 नंबर सवाल है ये। तो इसमें समचतुर्भुज है बच्चों, समचतुर्भुज का यहाँ पे ये कह रहा है विकर्णों की लंबाई, तो ये विकर्ण है बच्चों। अगर ये विकर्ण D1 मान लेते हैं, ये वाला D2, और जो भुजा होता है बच्चों समान होता है, तो भुजा समान है मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला विकर्ण है बच्चों D1, वो 16 सेंटीमीटर दिया है, और D2 विकर्ण दिया है दूसरा विकर्ण, तो 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है, अर्थात हमें A निकालना है। तो बच्चों इसका सूत्र होता है, इसका ये कह रहा है कि भुजा की लंबाई, तो एक सूत्र इसका होता है कि इसके विकर्णों का जो आधा का स्क्वायर और प्लस दूसरे विकर्ण के आधा का स्क्वायर बराबर इसकी भुजा का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। इसमें जो विकर्ण है पहला 16/2 रख देते हैं स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे दूसरा 12/2 का होल स्क्वायर, अब बराबर भुजा निकालना है।
तो ये 2 अट्ठे 16 कटेगा, 2 छंग 12, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना 64, और ये 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो बराबर यहाँ a स्क्वायर। तो बच्चों ये जोड़ेंगे आएगा 100 बराबर a स्क्वायर। तो a का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल लेने पे 10 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यानी भुजा का मान कितना होगा बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर जो दूसरे ऑप्शन में दे रहा है। तो बच्चों 12 नंबर सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उन दोनों का अनुपात बच्चों उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें हम जब रखेंगे तो यहाँ पे ये भुजाओं का अनुपात दिया है बच्चों, तो हम भुजाओं का अनुपात रख देंगे इसमें। तो भुजाओं का अनुपात यहाँ दिया हुआ है 4:9, तो यहाँ 4/9 कर देंगे और इसका स्क्वायर। तो ये बच्चों यहाँ पे 4 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 16 और बटे 81, तो यहाँ पे 16:81, ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा ऑप्शन दे रहा है 16:81, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इसमें 13 नंबर सवाल त्रिकोणमिति का है। 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो कह रहा है कि 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा। तो इस सवाल के लिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर 3, तो बच्चों यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 कर लेंगे, ये बटे में चलाएगा, tan थीटा का मान 3/4। तब इसमें जो मान निकालना है इसको लिख लेते हैं, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अब बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें अंश और हर दोनों में हम अगर कॉस से भाग दे दें तो साइन बट्टे कॉस यानी tan बन जाएगा, और यहाँ भी साइन बट्टे कॉस हो जाएगा तो tan बन जाएगा, और यहाँ कॉस से जब भाग होगा तो ये कट जाएगा बच्चों दोनों ऊपर नीचे। तो यहाँ पे अंश और हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो यहाँ भाग कर देते हैं बच्चों, 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे नीचे भी करना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो बच्चों इसमें ये वाले तो कट जाएंगे, एक आ जाएगा कट के यहाँ पे, और ये सूत्र बन जाएगा tan हो जाएगा, और 4 से 4 नहीं काटना है बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 tan थीटा और -1, और बटे में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 tan थीटा और +1। तो यहाँ पे 4 गुणते, अब tan थीटा का मान रख देते हैं बच्चों, 3/4 दिया था, 3/4 और -1 बटे में 4 गुणते 3/4, यहाँ भी रख देते हैं, +1 है, तो 4 से 4, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 - 1 और नीचे 3 + 1, तो बच्चों यहाँ पे ये 2 हो जाएगा बटे ये 4, 2 × 9 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ गया। तो बच्चों इसका जो आंसर है, तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर दिया है इसका, ये आंसर तीसरा वाला सही है, 1/2। अगला सवाल है 14 नंबर, sin 75 बटे cos 75 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों बहुत ही सरल है ये, इसमें ये sin 75 दिया है, अब बटे में बच्चों दिया है ये cos 15। तो यहाँ बच्चों ये दोनों जोड़ने पे कितना आ रहा है, 75 और 15 90, तो किसी एक को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 90 में से हम 15 घटाएंगे, क्या आएगा 75, तो 75 को 90 - 15 कर लेते हैं, बटे में इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है। तो ये सूत्र होता है बच्चों चतुर्थांश के अनुसार, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा।
तो इसका हम प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, और ये 15, थीटा का स्थान पे क्या है बच्चों 15 है। अब यहाँ पे बटे में वही चीज़ है कॉस 15, तो ये कट जाएगा बच्चों पूरा, तो 1 आ जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा 14 का। ये दूसरा ऑप्शन सही है बच्चों 1। तो 15 नंबर सवाल है बच्चों, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप का सूत्र पहले देखते हैं बच्चों क्या होता है इसमें। 15 नंबर सवाल, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बच्चों जो परिधि हम जानते हैं, ये परिधि ही इसका परिमाप होता है, और ये 2πr होता है। अब बच्चों यहाँ पर वर्ग का परिमाप कह रहा है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, तो 4 × a हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, 4 गुणित भुजा 4 × a, और यहाँ पे ये दोनों बराबर है बच्चों। तब प्रश्नानुसार इसको हम बराबर कर सकते हैं, दोनों बराबर कह रहा है 2πr = 4a, 2 दूनी 4 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे πr बराबर 2a। तो बच्चों यहाँ पे पूछ क्या रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पर हम ये मान निकाल लेते हैं बच्चों a का, तो जो यहाँ पे a है ये 2 बटे में चला जाएगा, तो πr/2, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और ये यहाँ पर ये कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों रखेंगे पहले, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों सूत्र क्या होता है πr², अब बटे वर्ग का क्षेत्रफल ये भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे a² कर सकते हैं क्योंकि भुजा को a माने हैं। यहाँ पे मान रखते हैं बच्चों a का मान निकाले हैं, तो हम इसको यहाँ करते हैं बराबर πr² वैसे रखते हैं बच्चों, यहाँ a² यानी a का मान रखते हैं, तो πr/2 और इसका स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर खोल देते हैं, तो πr² भी हो जाएगा बच्चों, बटे में ये 4, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ इसका स्क्वायर खोल देते हैं बच्चों, πr² बटे ये पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर बटे में ये 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चों यहाँ पाई से एक पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा बच्चों, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 बटे बचा है पाई, ये पाई एक बचा है, ठीक है। यहाँ पे 4 अब बटे पाई का मान 22/7 होता है, ये 7 ऊपर जाएगा बच्चों, तो 4 × 7/22 काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 ग्राम में, अर्थात ये मान आ गया 2 सत्ते 14/11। तो बच्चों यहाँ पे इसका अनुपात कितना आएगा 14/11। तो कौन सा ऑप्शन दिया है बच्चों इसमें 14/11, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। 16 नंबर सवाल है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों गोलों के आयतनों का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 16 नंबर में गोलों के आयतनों का अनुपात, तो बच्चों आयतनों का जो अनुपात है ये दिया हुआ है 64/27। तो गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन V1 दूसरे का V2 मान लेते हैं, तो ये 64/27 बच्चों। लेकिन गोले के आयतन का सूत्र होता क्या है 4/3 πr क्यूब, ठीक है बच्चों। अब गोले के आयतन का सूत्र 4/3 πr क्यूब, लेकिन बच्चों पहला गोला है इसलिए R1 कर लेते हैं, बटे में दूसरे का भी इसी प्रकार से 4/3 πr2 का क्यूब,
अब बराबर ये 64/27। तो बच्चों यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे R1/R2 लिख के इसका होल क्यूब, दोनों का क्यूब है तो बच्चों होल क्यूब कर लेते हैं। और ये बच्चों किसका क्यूब है, ये है 4 का और ये 3 का, इन दोनों का होल क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब जब यहाँ पे समान है तो बच्चों यहाँ पे R1/R2 बराबर हो जाएगा 4/3। तो इन दोनों का जो अनुपात है बच्चों ये 4/3 आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात। लेकिन ये कह रहा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ बच्चों इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 S2 मान लेते हैं और यहाँ पर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4πr²। तो 1 यहाँ लगा देते हैं पहले गोले के लिए और 4πr2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई घटेगा बच्चों और यहाँ पे R1/R2 का स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका मान निकाले हैं बच्चों 4/3, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये 16/9 हो जाएगा। स्क्वायर करने पे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9। तो यहाँ बच्चों ये अनुपात आ गया 16:9। तो हमारा जो आंसर है कौन सा आया है बच्चों, 16:9, चौथा नंबर। 17 नंबर सवाल है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 10 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। 17 नंबर सवाल है बच्चों 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याएं। तो बच्चों क्या होगा, ये 1 और 3, 5 और 7, 9, ठीक है ना बच्चों। तब क्या निकालना है इसमें, समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र होता है बच्चों, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पे कुल पदों का योग करते हैं तो 1 + 3 + 5 और +7 + 9। अब बटे में क्या बच्चों 1 2 3 4 5 पद है तो 5 बटे में रखेंगे और जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 1 4 5 9 और 9 18 7 18 7 25/5। तो ये 5 बचे 25। तो बच्चों यहाँ पे समांतर माध्य 5 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा है बच्चों, आंसर इसमें 5 वाला यानी चौथा ऑप्शन सही है, 5 इसमें दिया है बच्चों। तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे माध्यिका का जो आलेखीय विधि है वो तोरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तोरण यानी संचयी वक्र जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये तोरण वाला हमारा आंसर सही होगा। तो बच्चों यहाँ पर 19 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगा। तो इस सवाल में 19 नंबर बच्चों माध्य दिया है, माध्य है 27 और बहुलक दिया है बच्चों, बहुलक दिया है 45। तो इसमें पूछा है माध्यिका। तो बच्चों एक सूत्र होता है इन तीनों के संबंध को बताने वाला, बहुलक बराबर 3 गुणते माध्यिका अब -2 गुणते माध्य। तो बच्चों इसमें रख देते हैं मान। तो बहुलक का मान 45 दिया है, 45 बराबर 3 गुणते माध्यिका निकालना है बच्चों। तो इसको हम यम मान लेते हैं, माइनस यहाँ पे 2 गुणते माध्य। तो माध्य बच्चों कितना दिया है 27 दिया है। अब यहाँ 45 अब बराबर यहाँ 3m कर देते हैं इसको हम। अब माइनस यहाँ 27 दूना 54 हो जाएगा, 54 को उधर ले जाते हैं, 45 + 54 हो जाएगा बराबर यहाँ 3m। तो बच्चों यहाँ जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 99 और बराबर 3m। तो 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 × 51 अर्थात यम यानी माध्यिका हमारा आ गया 33। तो बच्चों यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा है, 33 वाला दूसरे ऑप्शन में ये दे रहा है।
तो एक लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें 20वां नंबर है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या होता है बच्चों? तो ये माध्यक का होता है। यहाँ पे ये कि यहाँ पे कह रहा है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता माध्यक में ही निकालते हैं, माध्यिका में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दूसरा होगा, माध्यक। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों आज इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके अगले सेक्शन को देखेंगे, लगाएंगे सवालों को।